हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को लेते हुए। अब हम लोग आज हम बात करेंगे शिक्षण की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अभी हमने उस दिन जो क्लास में बात की थी वो शिक्षण की बात की थी, शिक्षण होता क्या है, ठीक है, इसी बारे में बात की थी। आज हम शिक्षण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं कहने का मतलब होता है खूबियाँ होती हैं। भाई टीचिंग आप करते हैं तो टीचिंग की कुछ तो एक खूबी होती है ना कि टीचिंग आप किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपका करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है ना। कुछ तो उसके इम्पोर्टेंस होती है, कुछ तो विशेषताएं होती हैं, तब तो करते हैं आप लोग। तो उन विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वन बाय वन करकर। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि हाँ उद्देश्यों के लिए, जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि सबसे पहली विशेषता हमारी होती है जो चर्चा में आती है, अधिगम में सहायक। अधिगम में सहायक का मतलब क्या होता है कि सीखने में हेल्पफुल इन लर्निंग। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है पहले से ही ताकि आपको जल्दी समझा सकूं, इसीलिए, ठीक है। अधिगम में सहायक, अधिगम में सहायक मतलब, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। सीखने में सहायक मतलब हेल्पफुल इन लर्निंग कि मतलब जैसे कि आप कुछ बताते हैं, ठीक, उनको कुछ सीखना होता है, बच्चों को, छात्रों को कुछ पता लगाना है, कुछ बताना है, तो उसमें आपकी टीचिंग, आपका शिक्षण कार्य वो हेल्प करता है उनको। किन चीज़ों में? उनको जानने में, उनको पढ़ने में, किस तरह से पढ़ना है, किस चीज़ को। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि कविता भिन्न प्रकार से पढ़ी जाती है, पद्य का पाठ भिन्न प्रकार से पढ़ा जाता है, छंद भिन्न प्रकार से पढ़े जाते हैं, और अगर हमें श्लोकों को पढ़ना है तो वो अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो हर एक को पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझाने की प्रक्रिया अलग होती है, हर एक विषय एक ही प्रोसेस से नहीं समझाया जाता है। तो उसी प्रकार से अधिगम में सहायक हेल्पफुल इन लर्निंग छात्रों के लिए कि आप शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण जो होता है बच्चों के लिए, यानी कि शिक्षक का शिक्षण कार्य छात्र के लिए सहायक होता है। कब सहायक होगा? जब आपका शिक्षण कार्य उतना उनके लिए रुचिपूर्ण होगा, यानी या हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्तर के आधार पर जब आप कार्य करेंगे तभी वो कार्य उनके लिए, आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए रुचिकर रहेगा। कहने का मतलब आता है तात्पर्य कि छात्र आपको सुने और आप ऐसा बताएं कि छात्र सुनने के लिए उत्सुक हो जाए। तो वो चीज़ हमारी आती है हेल्पफुल इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में सहायक। अब हम इसके अगर दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कौशल क्षमता का विकास। कौशल क्षमता का विकास, कौशल का मतलब आपको बता दिया मैंने। कौशल का मतलब होता है स्किल क्षमता का विकास, यानी कि क्षमता यानी कि कैपेसिटी, विकास डेवलपमेंट, स्किल कैपेसिटी डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर, हर एक छात्र के अंदर, हर एक शिक्षार्थी के अंदर बहुत से गुण उपलब्ध होते हैं, ठीक, लेकिन उन गुणों को जानकर उनको जागृत करना ये किसका कार्य होता है? ये एक शिक्षक का कार्य होता है। और वो किस तरीके से जागृत करता है? अपने शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा। उसकी शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, इस प्रकार प्रभावी होनी चाहिए कि कौशल क्षमता का विकास हो सके। कहने का मतलब हर एक छात्र के अंदर कुछ ना कुछ स्किल पावर होती है। किसी के अंदर लिखने की होती है कैपेसिटी, किसी के अंदर डिक्टेटिंग की कैपेसिटी होती है, किसी के अंदर क्रिएटिविटी की कैपेसिटी होती है, किसी के अंदर कोई वक्तव्य पेश करने की होती है, कोई किसी के अंदर तर्क वितर्क करने की होती है। तो जो बच्चे के अंदर जो भी खूबी होती है उसको जानना, पहचानना और उस छात्र के अंदर से, शिक्षार्थी के अंदर से निकलवाना, ये किसका कार्य होता है? एक शिक्षक का कार्य होता है। ये शिक्षक के शिक्षण कार्य की विशेषताएं होती हैं। कौशल क्षमता का विकास करना, कौशल का मैंने बताया आपको, स्किल पावर, स्किल कैपेसिटी का विकास करना, ठीक। अब हम आगे अगर विशेषता के बारे में बात करें तो छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन कहने मतलब कि आप अगर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे ज्ञान को देते हैं, बच्चों में अच्छा ज्ञान बांटते हैं, तो बिहेवियर जो उनका है बच्चों का वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए उदंड बच्चा है, ठीक है, अगर उदंड छात्र है तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया अगर बहुत अच्छी है, प्रभावी है, तो उसके द्वारा क्या होगा? छात्र का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, छात्र जो होता है चेंज हो जाता है। उदंड छात्र ठीक ठाक कार्य करने लगता है, ना पढ़ने वाला छात्र पढ़ने की तरफ आतुर हो जाता है। तो इस तरह से छात्रों का व्यवहार परिवर्तन होता है। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा, शिक्षक के शिक्षण कार्य के द्वारा। तो ये क्या हुई? ये शिक्षण की विशेषता किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा।
कि शिक्षक अपना शिक्षण कार्य इतना खूबी से कर रहा है कि छात्रों के का व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब होता है कि शिक्षक जो भी पढ़ाता है उसके करे हुए कार्य के द्वारा परिवर्तन में आए उसका व्यवहार, उससे मालूम चलता है कि शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो सुचारू रूप से चल रही है। आगे बढ़े, बेहतर संबंधों का निर्माण। बेहतर संबंधों का निर्माण क्या कहलाता है कि अगर शिक्षक अपना कार्य शिक्षार्थी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करता है, उसकी रुचियों को जानकर, उसकी अभिरुचियों को जानकर, उसके मानसिक स्तर को देखता हुआ, उसकी आयु के आधार पर हर चीज को देखते हुए अगर वो पठन कार्य करवाता है, पठन क्रिया करवाता है, पढ़ना लिखना खेल कूद चाहे जिस तरीके से करवाए, तो उस तरीके से निर्माण करने से बच्चे यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का संबंध जो होता है वो बहुत बेहतर बन जाता है। और उस संबंध को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करनी होती है शिक्षार्थियों के सामने। अगर आगे बढ़े 5वें पर, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य। हर शिक्षक को, हर छात्र को ये बताना बहुत जरूरी है कि पढ़ने का उनके प्रति उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या होते हैं हर एक छात्र के, जिसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा को ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। बिना शिक्षा प्राप्त किए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज को, इस जानकारी को छात्रों तक पहुंचाना, शिक्षार्थियों तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये किसके द्वारा पहुंचती है, ये जानकारी शिक्षक के द्वारा। जो शिक्षक अच्छा होता है वो अपने छात्रों को उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। सामाजिक विकास की तरफ हम आए तो अगर बच्चा पठन कार्य करता है, पढ़ने आता है, पढ़ने से नए क्रियाकलापों को जानता है, उसका ज्ञानात्मक विकास होता है, उसका भावात्मक विकास होता है, उसका अवबोधात्मक विकास होता है। कहने का मतलब उसके अंदर कुशलता आती है प्रश्नों को करने की और प्रश्नों के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। तो जब कई चीजों के बारे में वो जानता है तो उसका क्या होता है, इसी कारण, उसके कारण उसका सामाजिक विकास भी होता है। क्यों, जब वो इधर उधर जाता है, समाज में कई लोगों के पास बैठता है तो वहां उसको बात सुनने और समझने की क्षमता उसके अंदर जागृत हो जाती है, तो इस कारण उसका सामाजिक विकास होता है। उसके बाद हम आखिर में आते हैं अनुकूलन में सहायक। अनुकूलन में सहायक क्या मतलब होता है, ये अनुकूलन मतलब क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे हम अडाप्ट करना, अडेप्टेशन जिसे कहते हैं, जैसे कि कूल, देखिए हर जगह कूल माइंड रहना। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो बच्चा रहता है लेकिन उसको दूसरे परिवेश में हमने भेज दिया। अब दूसरे परिवेश में भेजने के कारण बच्चे का जो रहने का तरीका है वहाँ वो अपने को नहीं ढाल पा रहा, लेकिन जब उसको अच्छी शिक्षा, हर वातावरण में, माहौल में हर वातावरण की जानकारी देना, सबके साथ सम्मिलित कराना, हर एक बच्चे के साथ कम मानसिक आयु वाले, जो एवरेज बुद्धि है, जो दीर्घ बुद्धि वाले हैं, जो बहुत तेज बुद्धि वाले हैं, हर तरह के बच्चों के साथ समावेश करके हम पढ़ाते हैं। तो बच्चे को हर एक के साथ रहना और हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में रहने का उसको मालूम चल जाता, तो वो हर एक वातावरण में, परिस्थितियों में अपने को ढाल पाने में सक्षम होता है। तो ये शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि शिक्षक को शिक्षण के द्वारा छात्रों को अडेप्टेशन मतलब ढल जाना, किसी चीज में ढलने की उसमें विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये हमारी शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। अधिगम में सहायक, लर्निंग, हेल्पफुल इन लर्निंग, कौशल क्षमता का विकास, बच्चे की स्किल पावर डेवलप करना, उसका बिहेवियर चेंज होता है, संबंध रिलेशन अच्छे बनते हैं, उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स उसके होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स उसको वो अचीव कर पाता है, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट में आराम से समावेश कर लेता है। लास्ट हमारा आता है अनुकूलन में सहायक, जहाँ पे वो अडेप्टेशन पावर रखता है कि जो सबके साथ वो मिलकर रहने की भावना जागृत उसके अंदर होती है। उसके अंदर ये नहीं आता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए बहुत से होते हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल के बच्चों को बहुत ही हीन भावना से देखते हैं। तो ये सारी भावनाओं को दूर करना, ये हमारे टीचिंग कार्य में आता है। तो शिक्षक को खूबी से, बहुत अच्छे से शिक्षार्थियों के साथ इन बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये आपकी विशेषताएं हो गई।
और हम आगे बढ़ेंगे किनके बारे में, उद्देश्य को लेते हुए। अब आप इसको थोड़ा नोट करिए, फिर मैं उद्देश्य बताती हूँ आपको। अब हम उद्देश्यों पर आते हैं। विशेषताओं की हमने बात कर ली है, अब हम उद्देश्यों की तरफ बात करें। देखिए उद्देश्य क्या होते हैं, जैसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है कि जैसे शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है। जैसे कि मान लो टीचिंग करनी है, एक टीचर को टीचिंग करनी है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, उसका कुछ तो उद्देश्य होता होगा, कोई तो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, तो आज हम उन्हीं उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जैसे कि बोले अगर तो कि सबसे पहले बात आती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों किया गया। छोटा सा सवाल है, अगर हम कहें कि आखिर शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों किया जा रहा है। बोलना सबको आता है, घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप वो भाषा तो सीख ही जाता है जो उसके घर में बोली जाती है, जिस तरीके से ही बोली जाती हो। बड़े बड़े कठिन कठिन शब्द भी बोले जाते हैं। बहुत से आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने एक अक्षर लिखना नहीं सीखा, लेकिन इतनी इतनी बड़ी बड़ी कहावतें बोल जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग उसका अर्थ तक नहीं बता पाते हैं। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है संपूर्ण मानव का निर्माण करना। शिक्षा का अर्थ यानी कि शिक्षण कार्य क्या कहलाता है, शिक्षण कार्य कहलाता है कि आप संपूर्ण मानव का निर्माण कर रहे हैं। संपूर्ण मानव कहने का मतलब होता है कि जो जितना हमारे यहाँ पर लोग हैं, सब लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम हो जाए, हर एक व्यक्ति अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए किसी का उसको सहारा ना लेना पड़े। सहारा ले तो किसका ले, शब्दों का, अच्छे से अच्छे शब्दों का चुनाव करे। जब उसको अपने समूह में बैठना है तो किस प्रकार से बात करनी, जब उसको किसी के सामने प्रस्तुत होना है तब किस प्रकार से बात करनी, जब उसे साक्षात्कार के लिए जाना तब किस प्रकार से बात करनी चाहिए। तो ये क्या होता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का विकास। फिर हम उसके अंदर क्रिएटिविटी जागृत करें कि छात्र के अंदर ये आ जाए, अपने आप आ जाए कि हाँ हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। इस प्रकार से पढ़ेंगे जल्दी याद हो जाएगा, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो लिखने की क्रिया मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी, इस प्रकार से करूँगा या करूँगी तो मैं क्लास में अव्वल आऊँगा। तो ये क्या होता है, ये क्रिएटिविटी, क्रियात्मक पढ़ाई। तो हर तरीके से हम चाहते हैं कि छात्र जो होता है, शिक्षक जो होता है, वो शिक्षार्थी को अव्वल नंबर पे ला सके। ठीक है, तो उसी प्रकार से टीचर क्या हो गया, टीचर एक मार्गदर्शक हो जाएगा। क्या कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। ठीक, मार्गदर्शन कर रहा है बच्चों का, छात्रों का। और फिर सारे माहौल में, सारे एटमॉस्फेयर में, सारे वातावरण में समायोजन करना सीखना। ये नहीं कि गर्मी है तो वो बहुत गर्मी हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठंडी है ठंडी है हम नहीं पढ़ पाएंगे। सारे माहौल में एडजस्ट होना बच्चे को आना चाहिए। मान लीजिए सिटी से बच्चा आया है, संपन्न परिवार से है, उसके साथ क्लास में कक्षा में निम्न परिवार के बच्चा ही बैठा हुआ है, मध्यम वर्ग के बच्चे ही बैठे हुए हैं, मध्यम परिवार के बच्चे जो हो सकता है उतने साफ सुथरे ना दिखते हो, तो दूसरा बच्चा उसके साथ बैठने में, उसके साथ खेलना शेयर करने में कतराता है। तो ये सारी चीजों को बच्चों के अंदर दूर करनी होती भावना है। वहां पर ये दिखाना होता है, एहसास जताना होता है, बताना होता है शिक्षक को कि आप सब एक हैं, इसीलिए शिक्षा एक है। अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग अलग नहीं बनाएगी, शिक्षा एक ही बनाएगी इसलिए, और एक ही प्रकार से। और वही शिक्षक को भी कहा गया है कि मानसिक आयु और मानसिक स्तर के अनुसार छात्र को पढ़ाइए, ना कि बच्चों के स्तर के अनुसार कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कैसे परिवार से आया, श्रेणी में डिवाइड करके पढ़ाइए, कौन किस जाति का है, कौन किस समूह का है। इसीलिए तो ये सब चीजें बैन करी गई हैं कि बच्चे को बताना कि जो उसको ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर, उसको व्यवहार में कैसे उतारना है। बच्चों का मार्गदर्शन करना जगह जगह पे। अगर छात्र कुछ सवाल पूछता है आपसे, उसका उत्तर दीजिए। ये मत बोलिए कि हाँ बीच में उठकर सवाल मत क्या करो, बहुत बोलते हो, नहीं, इस तरह से गलत चीज है। जो वो अभिव्यक्त कर रहा है, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहा है, ठीक है, उसका विकास आपको करना है, डेवलपमेंट आपको करना है उसका। तो उन्हीं बातों को हम आज इन पॉइंट्स के जरिए पढ़ते हैं। देखिए उद्देश्य में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब हमने पॉइंट्स में लिख दी हैं। ठीक है, पहला है संपूर्ण मानव का निर्माण करना।
संपूर्ण मानव का निर्माण करने का मतलब होता है कि जितना भी जन समूह है, शिक्षा के जरिए हम उनका निर्माण करना चाह रहे हैं, उनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि वो जागृत हो जाए, अच्छे बुरे की पहचान कर सके, उनको उनका क्या मकसद है जीवन में उसको जान सके। तो इन बातों को जानने के लिए हम कहते हैं संपूर्ण मानव का निर्माण करना। ये उद्देश्य है किसका? शिक्षण का। शिक्षा में जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षक जो शिक्षण कार्य कर रहा है उसका उद्देश्य क्या होता है कि संपूर्ण मानव का निर्माण करना। फिर स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। कहने का मतलब है डिपेंडेबल मत बनिए। जब कोई डिसीजन लेने के लिए बोला जाए तो वहां पर अपना डिसीजन देने के लिए सक्षम हो जाइए। उचित समय आने पर हमेशा निर्भरता भी बेकार होती है। निर्भर रहना हमेशा के लिए बेकार होता है। आप उचित समय पर निर्णय लेना, ये बच्चे के अंदर गुण विकसित करते हैं। तो इसका मतलब आपका शिक्षण कार्य बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। तीसरे पर आ जाए, प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना। मतलब जो टीचर के द्वारा उसको नॉलेज प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको वो अपने व्यवहारों में दिखाए, तभी तो मालूम चलेगा उसको हाँ ज्ञान मिला है। जैसे कि स्कूल में बच्चा जब अच्छी बातें सीख के आता है, घर में वो फॉलो ऑन करता है। स्कूल में प्रेयर में बताया गया कि सुबह सुबह सब लोग नमस्कार करके आया करो, गुड मॉर्निंग बोल के आया करो, पैर छू के आया करो, अभिवादन करके। तो जब बच्चा वो घर में प्रयोग करता है तब हमें मालूम चलता है कि जो ज्ञान उसको दिया गया है वो ज्ञान उसने व्यवहार में उतारा है। वातावरण के प्रति समायोजन करना कि जो भी आप जिस माहौल में पढ़ रहे हैं उस समय वहाँ पर जिस प्रकार के भी लोग हैं, जिस प्रकार का माहौल है, हर प्रकार से हर जगह ढल जाना, ये बच्चे के अंदर आदत हो जानी चाहिए। और ये आदतें शिक्षक ही शिक्षार्थी को समझाता है। कहने का मतलब शिक्षक जिस प्रकार से पढ़ाएगा छात्र को उसी प्रकार से पढ़ना है, लेकिन शिक्षक भी छात्र की रुचि के अनुसार ही बातों को बताने की कोशिश करेगा। आत्मव्यक्ति का विकास करना। आत्मव्यक्ति का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलपमेंट करना कि बच्चा अपनी बातों को खुद व्यक्त कर सके। बच्चा अपनी बातों को कहने में, कभी कभी देखा होगा आपने कि शिक्षक इतने स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं कि छात्र जो होता है वो अपनी बातें बोलता नहीं है, डर के मारे। छोटे क्लासेस में ये बहुत ज़रूरी होता है टीचर का फ्री होना। अगर टीचर बच्चों के साथ फ्री नहीं होता है तो छात्र अपने मन की बात नहीं बोलते, वो डरे डरे बैठ रहते हैं। मान लीजिए 5 बच्चे रेगुलर पूछ के गए वॉशरूम के लिए, छठा बच्चा भी पूछा तो हड़का दिया जोर से, नहीं जाएंगे, बार बार देखो क्लास डिस्टर्ब हो रही। डर के मारे क्या हुआ, बाकी के 2 बच्चे जो प्रेशर में थे वहीं कर दिए। तो क्या हुआ, ये बच्चे को कहने का मतलब है प्रेशराइज करके मत पढ़ाइए। बच्चा वो चीज करने को हो, जो चीज वो करना चाहता है वो बोलने के लिए हो। उसके बाद, क्योंकि जब वो अपने अंदर की बातों को बोलेगा तभी तो आप बताएंगे कि वो बात गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। और जब वो बोलेगा ही नहीं तो आप सही गलत का निर्णय तो क्या देंगे। तो आत्मव्यक्ति का विकास करना, क्रियात्मक पहलू का विकास करना, क्रियात्मक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जागृत करना कि वो कुछ करके सीखे। आप उसको कुछ क्रिएटिविटी के द्वारा, खेल कूद के द्वारा, कहानी विधि के द्वारा या कथन विधि के द्वारा, तरह तरह की विधियों को चेंज करके आप उसके अंदर पढ़ाते हैं तो उससे भी उसका विकास डेवलप होता है। व्यक्तिगत रुचियों का विकास। देखिए आपकी क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, हर बच्चा अपने आयु एक होती है मगर हर बच्चे की रुचि अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनका हेल्थ अलग है। किसी का खान पीन अच्छा है तो बच्चा स्ट्रांग है, किसी का खान पीन उतना अच्छा नहीं है, बच्चा अंदर से वीक है। तो जिस प्रकार से बच्चा स्ट्रांग और वीक है उस प्रकार से उसकी क्षमता, कैपेसिटी और इंटरेस्ट वो भी चलता है। तो आपके समझाने का तरीका भी हर एक बच्चे को लेकर ही होगा। तो इसीलिए जो पढ़ाने की आपकी प्रविधि होगी, टेक्निक होगी, वो सभी बच्चों के मानसिक स्तर को लेते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से बदलती हुई होगी। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, एक एक बच्चे की रुचियों को देखते हुए आप पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। कहने का मतलब है एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं बाकी डर बैठे हुए, फिर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं बाकी डर बैठे हुए, नहीं।
पढ़ाना सभी को है, तो इसी के लिए आपको टेक्निक वो यूज करनी है जो सभी बच्चे इंटरेस्टिंग वे में उसको समझ सके। अगले पॉइंट में नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना। नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना मतलब जैसे कि शिक्षक को नवाचार आना चाहिए। कहने बोला नई नई बातों का ज्ञान एक टीचर को होना जरूरी होता है। जब टीचर को नया नया ज्ञान मालूम होगा तभी वो शिक्षार्थियों में बांटेगा। तो नवीन ज्ञान जो होता है वो शिक्षार्थियों को बांटेगा, तो बच्चा भी नई बातों को जानने के लिए प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट अगर हम देखें इसके नवीन ज्ञान के लिए, उसके बाद हम आते हैं एक पॉइंट और है दो, उसको भी समझ ले। छोटे पॉइंट है ये सब। देखिए इतने पॉइंट हम इसलिए करा दे रहे हैं कि इनमें से अगर 4-5 पॉइंट भी याद रहते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, इससे आपको लिखने में सुविधा रहती है और नंबर गेनिंग भी हो जाता है। सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि व्यवहारिक गुणों का विकास करना। व्यवहारिक गुणों का विकास करना। व्यवहारिक गुणों का विकास करने का मतलब क्या होता है कि आप बच्चों के अंदर व्यवहारिक गुण, कहने का मतलब है जो उसके अंदर ज्ञानात्मक गुण है, कौशलात्मक है, अवबोधात्मक है, क्रियात्मक है, ये सारे गुणों का विकास करना एक शिक्षण में सर्वोपरि है। क्यों? बच्चे को व्यवहारिक होना बहुत जरूरी। ये नहीं कि एक ही अपने अकेले में ही रहना उसको आ रहा है, अपने ही समूह में से रहना आ रहा है, बाकी समूह में वो एडिंग। जैसे मान लीजिए 4 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से एक दिन 3 दोस्त एब्सेंट हो गए। अब ये दोस्त अकेला बैठा है क्लास में, क्यों? क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं था, तो वो सभी बच्चों से दोस्ती कर ही नहीं रहा। उसके 2-3 दिन अकेले बीते गए, तो क्या वो उतनी रुचि से उसने उस दिन की पढ़ाई करी? नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के अंदर व्यवहारिक गुण होने बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक अगर ये गुण विकसित हो गए कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो पढ़ाई में रुचि उस प्रकार से उसकी नहीं हो पाएगी। आखिरी अगर हम बात करते हैं तो मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास कहने का मतलब होता है कि वही जो मैंने आपको बताया कि छात्र को आप इतनी खूबी से पढ़ाइए, सब चीज पढ़ाइए, हर तरीके से पढ़ाइए, ताकि उसके अंदर मानसिक शक्तियां जो हैं उनका विकास हो। कहने का मतलब ये हो रहा है कि किसी भी चीज को रटाइए मत, हर एक चीज को प्रयास करिए समझाने का। जब आप उसको समझाएंगे तो बच्चा भली बात समझ जाता है, और समझने से उसका मानसिक विकास होता है। जब मानसिक विकास होता है तो वो शिक्षा जो होती है वो स्थायी होती है। आज हम लोगों ने विशेषताएं और उद्देश्यों की बात की। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अब हम आगे लेके आएंगे इसका खंड। ठीक है, एक टॉपिक इसका रह रहा है शिक्षण का, फिर उसके बाद हम लोग संप्रेषण को कवर करेंगे। ओके, बहुत इजी था ये टॉपिक, इसको ध्यान से देखिएगा। पॉइंट्स बहुत इजी वे में प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।